हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुपिन। थंबनेल देख के आपने आइडिया लगा लिया होगा कि जो आज की वीडियो है वो टाटा ग्रुप के ऊपर है। टाटा ग्रुप की केस स्टडी है। तो अगर टाटा ग्रुप का देखा जाए तो उसके इतने प्रोडक्ट हैं कि आप सुबह से लेकर शाम तक अगर काउंटिंग करने लग जाओ तो आपको कुछ ना कुछ फिर भी मिस हो जाएगा। अगर आप सुबह उठते हैं, किचन में जाते हैं तो सुबह की शुरुआत आप चाय से करते हैं तो टाटा टी, टाटा कॉफ़ी, ठीक है। फिर खाना बनता है तो आपका तो टाटा साल्ट एंड टाटा नमक और टाटा के मसाले। बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो टाटा की बस है। आप ऑफिस जाते हैं तो टाटा की कार है, जैसे नेक्सॉन है, टाटा नैनो है। अब बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं और आपको कहीं दूर जाना है तो एयरलाइंस यानी विस्तारा एयरलाइंस टाटा की है और अब एयर इंडिया भी टाटा की हो गई है। और वहाँ जाने के बाद आपको होटल्स लेने हैं तो ताज होटल टाटा का। तो कपड़े पहनते हैं तो उसमें भी टाटा का ब्रांड है, वेस्ट साइड। और ज्वेलरी अगर आप वाइफ को गिफ्ट देते हैं तो तनिष्क। और अगर आप घड़ी पहनते हैं तो टाइटन। इसके अलावा इसकी बहुत सारी और भी कंपनीज है, जैसे टाटा मोटर्स है, टाटा एलेक्सी है, टीसीएस है और टाटा पावर है, वोल्टास है। तो ऐसे बहुत सारे इसके ब्रांड हैं जिन्होंने एक नाम बना दिया है, क्योंकि टाटा ग्रुप एक बिजनेस ग्रुप के नाम में सामने नहीं आता, एक भरोसेमंद ब्रांड के रूप में सामने आया हुआ। ये भरोसा एक रात में नहीं हुआ है। इसके पीछे 200 साल पहले अगर जाते हैं तो 200 साल पहले से कहानी शुरू हो जाती है। हमारा सबसे पुराना बिजनेस घराना है टाटा। आइए स्टार्ट करते हैं इसकी केस स्टडी। तो कहानी शुरू होती है 1822 में, ठीक 202 साल पहले। तो गुजरात के एक छोटे से गांव में पारसी पृष्ठ के वहाँ एक बच्चे का जन्म होता है। उस बच्चे का नाम रखा जाता है नसरवानजी टाटा। तो जैसे कहावत है कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, तो वैसे ही इनमें जो प्रतिभा थी वो बचपन में ही दिख जाती थी। तो इनके अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून था। ये चाहते थे कि गांव से दूर जाके किसी बड़े शहर में अपना कारोबार शुरू करें। तो 20 साल की उम्र में ही इन्होंने अपना गांव छोड़ दिया और आ गए मुंबई। लेकिन मुंबई अकेले नहीं आए, मुंबई इनके साथ इनकी वाइफ आई, क्योंकि इनकी शादी जल्दी हो गई थी और इनका एक बच्चा भी था, तो साथ में बच्चे को भी लेके आए। तो पूरी फैमिली मुंबई में सेट हो गई। जैसे कि इनका इंटरेस्ट कॉटन ट्रेड में था तो इन्होंने कॉटन का जो है काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे कॉटन एक्सपोर्ट बिजनेस इन्होंने शुरू कर दिया। तो कॉटन ट्रेड से जो भी पैसा आता था उसको वो अपने बेटे की एजुकेशन में खर्च करते थे। तो उन्होंने जमशेदजी टाटा जो उनके बेटे थे उनको अच्छी से अच्छी एजुकेशन थी। तो धीरे धीरे उनकी एजुकेशन पूरी हो गई। फिर इन्होंने क्या किया, जमशेदजी टाटा को हांगकांग भेजा बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। इसके दिन विदेश जाना अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस समय ये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, क्योंकि 1859 का टाइम था। उस टाइम में फ्लाइट भी नहीं थे, तो जहाज से जाना पड़ता था और लंबा सफ़र तय करना पड़ता था। तो जमशेदजी टाटा भी अकेले नहीं गए, वो भी अपने साथ अपनी वाइफ के साथ गए। उनकी शादी भी जल्दी हो गई थी और अपने बेटे के साथ गए। तो वहाँ पे नई जगह में नया बिजनेस सेटअप करना आसान नहीं था, लेकिन इनके अंदर भी अपने पापा की जितना जुनून था, बिजनेस सेटअप करने का जुनून था, आगे कुछ कर गुजरने का जुनून था। जमशेदजी टाटा जब 65 साल के हो गए थे तो उन्होंने 3 कॉन्टिनेंट में अपना कारोबार फैला दिया और इंडिया में बहुत सारी कॉटन की मिलें खोल ली थी। इसी बीच इंडिया की पहली स्टील फैक्ट्री भी खोली, जिसका नाम टाटा स्टील था। और इंडिया का पहला 5 स्टार होटल खोला और पहला जिसमें बिजली थी यानी इलेक्ट्रिसिटी थी, और ये होटल मुंबई में था जिसका नाम था ताज होटल। जमशेदजी टाटा का 1904 में देहांत हो गया था और इनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं था, इनके भी लाइफ के कुछ सिद्धांत थे। तो इसका उदाहरण अगर देखा जाए तो 1874 में पहली जो कॉटन मिल खोली गई नागपुर में, वहाँ जो काम चलता था, वहाँ के जो वर्कर थे बहुत ही आलसी थे, तो छोटी छोटी बातों में छुट्टी ले लेते थे। तो कोई भी दिन ऐसा नहीं था जब उनकी प्रेजेंट 100% होती थी। कोई और मालिक होता तो उनको सस्पेंड कर देता या सजा देता या नौकरी से निकाल देता, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इन्होंने कॉज पे काम किया। तो इन्होंने कारण ढूंढा कि क्या कारण है जिससे ये ऐसा कर रहे हैं। पहले तो क्या किया, उन्होंने इनका पीएफ काटा यानी प्रोविडेंट फंड, ताकि अगर काम इनका रुक जाए या कभी रिटायर हो जाएं उसके बाद भी इनको पेंशन मिलती रहे। फिर इनका इंश्योरेंस कराया ताकि कभी भी बीमार पड़ जाएं, कुछ हो जाए इनको तो कंपनी तरफ से इनको फैसिलिटी मिले, इनका इलाज हो, जिससे ये थोड़े निश्चिंत हो जाए। फिर इन्होंने बीच बीच में फैमिली डेज रखे, स्पोर्ट डेज रखे, नए नए प्रोग्राम अरेंज किए ताकि इनकी फैमिलियाँ आएँ और एक दूसरे से इनकी फैमिलियों की बॉन्डिंग अच्छी रहे और मन लगा के काम करें। तो ये पीएफ कटना, इंश्योरेंस, आज तो ये आम बात है, लेकिन उस समय ये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, क्योंकि उस समय मजदूरी कंडीशन बहुत बुरी थी। तो पैसा भी उनको बहुत कम मिलता था और उनके काम का जो एरिया था उनका भी ध्यान नहीं रखा जाता, कि ना हवादार होता था, बहुत ही मुश्किल से काम करते थे। क्या हुआ, अमेरिका में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई, जिसका फायदा सीधा जमशेदजी टाटा को हुआ, उनके कॉटन बिजनेस को हुआ। तो इंग्लैंड क्या करता था, कॉटन का रॉ मटेरियल है उसको इंपोर्ट करता था अमेरिका से। तो वहाँ सिविल वॉर स्टार्ट होगी, जिससे वहाँ का प्रोडक्शन रुक गया, सारा काम रुक गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब रुक गया। तो इसका फायदा जमशेदजी टाटा ने उठाया। इन्होंने इंडिया से अपना कॉटन एक्सपोर्ट किया इंग्लैंड और दुगने रेट में।
तो इससे क्या है, जब तक वॉर चलती रही इन्होंने पूरा फायदा उठाया, तो प्रॉफिट अच्छा कमाया। और इंग्लैंड के पास भी इंडिया के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। क्या किया, जमशेदजी टाटा ने लंदन में अपना एक ऑफिस और खोल दिया। तो 4 साल तक ये वॉर चलती रही, तो 4 साल तक इन्होंने पूरा प्रॉफिट कमाया। 4 साल बाद जैसी वॉर खत्म हुई और कॉटन का सप्लाई अमेरिका से स्टार्ट हो गया, तो इनका बिजनेस फिर कम हो गया, इनका बिजनेस ठप हो गया। अब जो इन्वेस्टर थे जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनकी कॉटन बिजनेस में, तो वो पैसा मांगने लगे। उन्होंने कहा हमारा रिटर्न दो। जमशेदजी टाटा ने कहा कि रिटर्न सबको मिलेगा, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो जो इन्वेस्टर्स थे उनकी गुडविल को देख के उन्होंने उनको टाइम दिया, लेकिन एक कंडीशन रखी। कंडीशन ये रखी कि 20 पाउंड की मंथली सैलरी पे आप काम करोगे। जमशेदजी टाटा मान गए, तो उन्होंने पूरे डेडिकेशन के साथ काम किया। अब ये बहुत बड़ी बात है कि उस कंपनी का पूरा मालिक था वो एक फिक्स सैलरी पे काम कर रहा था। उनकी मेहनत से बिजनेस चल गया और इन्वेस्टर को उनका पैसा मिल गया। तो इससे ये सीख मिलती है कि अगर आपने पैशन, डेडिकेशन और काम करने का जुनून है तो आप किसी भी काम में फेल नहीं हो सकते। जमशेदजी टाटा का सपना था तो इंडिया में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट खोलना, एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलना, स्टील प्लांट खोलना और एक 5 स्टार होटल। होटल ताज तो खुल चुका था, बाकी का जो उनका प्रोजेक्ट था वो स्टार्ट हो चुका था इनके देहांत से पहले ही, लेकिन जो पूरा किया इनके बेटे दोराबजी टाटा ने। तो 1910 तक इंडिया में टाटा स्टील प्लांट शुरू हो चुका था और उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका था। इसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी थी और ब्रिटिश एम्पायर को स्टील की जरूरत थी। उनको स्टील की जरूरत इसलिए थी कि उनको टैंक बनाने थे, हथियार बनाने थे और रेल की पटरियां बनानी। उस समय टाटा स्टील देश का सबसे बड़ा स्टील सप्लायर के रूप में आगे आया। तो एक ब्रिटिश ने कहा भी कि टाटा स्टील सेव्ड अस। उन्होंने कहा कि टाटा स्टील की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि जब बम भी गिरते थे टैंक में तो वो उसके अंदर नहीं जा पाते थे। इसके बाद टाटा स्टील वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया। ब्रिटेन में इसकी रेपो बढ़ गई। 1914 तक टाटा ग्रुप के अंदर बहुत सारी कंपनियां आ चुकी थी। दोराबजी टाटा के बाद इनका सारा कारोबार इनके दूर के कजन जहांगीर रतन टाटा, जिन्हें जेआरडी टाटा के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने संभाला। इनका पूरा बचपन और उनकी एजुकेशन पेरिस, फ्रांस में हुई। तो जेआरडी वहां पायलट थे, इनको फ्लाइंग का पैशन था, इसलिए जब इंडिया आए तो इन्होंने इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइन की स्थापना करी, जो बाद में एयर इंडिया के नाम से जानी। तो अभी तक जो भी स्टोरी हमने सुनी ये सारी आजादी के पहले की थी। अब 1947 को देश आजाद होता है, जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं। तो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी सोशलिज्म में थी। तो उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को, बड़ी बड़ी कंपनियों को नेशनलाइज किया, यानी उनको सरकार के अंडर में किया और सरकार उनको संचालित करेगी, ऐसी पॉलिसी बनाई। तो ये सुनकर जेआरडी टाटा को धक्का लगा, लेकिन इनका मोटो क्या था टाटा ग्रुप का कि बिजनेस से पैसा कमाना नहीं, बिजनेस से भरोसा कमाना भी था और देश सेवा भी था, नेशन बिल्डिंग का भी काम करते थे। नेहरू जी ने जेआरडी टाटा जी को ऑफर भी दिया कि इसका संचालन आप ही कीजिए, तो ये मान गए और इन्होंने खुद संचालन किया। तो आगे जाके इंडिया की नंबर 1 एयरलाइन के रूप में भी सामने आई। इसके अलावा जेआरडी जी ने अपना बिजनेस अलग अलग सेक्टर में एक्सपेंड किया। सन 1945 में टाटा मोटर का पहला प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, जो था पटरी पर चलने वाला लोकोमोटिव इंजन। 1968 में टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की स्थापना करी, जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। आज टीसीएस इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडियन रेलवे के बाद। इसके अलावा कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर भी खोला। तो जेआरडी टाटा जी 52 साल तक चेयरमैन बने रहे टाटा ग्रुप के, और टाटा ग्रुप की इस समय तक 95 कंपनियां आ चुकी थी टाटा ग्रुप के अंदर। तो 1969 में सरकार ने मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट पास किया। तो इस पॉलिसी का असर टाटा ग्रुप में पड़ा। तो टाटा ग्रुप ने क्या किया, जो भी नई सब्सिडी बन रही थी टाटा ग्रुप के अंदर, जो नई कंपनियां आ रही थी, उसमें टाटा सन का जो ओनरशिप था वो कम करते गए। तो जिससे क्या हुआ, जो नई कंपनी बन के आ रही थी वो जो है मोनोपोली में नहीं आ रही थी। लेकिन आने वाले टाइम में टाटा ऐसा ही नहीं चलता रहा। तो बहुत सारे लोगों ने टाटा का ग्रुप को हैंडल किया, लेकिन जैसा चल रहा था टाटा उसको उस तरह नहीं चला पाए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस नैल्को रेडियो मैन्युफैक्चर करता था, तो 1971 में उसका मार्केट शेयर गिरकर 2% तक चला गया था, जबकि पहले 20% तक था। इसके लिए जमशेदजी टाटा के जो ग्रैंडसन थे उनको बुलाया गया इस बिजनेस को रिकवर करने के लिए, इसको दोबारा पटरी पे लाने के लिए। तो वो थे हमारे रतन टाटा जी। तो रतन टाटा जी पहले से ही फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व थे, मतलब उसमें पार्टिसिपेट कर रखा था उन्होंने, धीरे धीरे इसमें काम कर रहे थे। तो उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया कि नैल्को को दोबारा पटरी पे लाए। तो रतन टाटा जी ने कहा कि रेडियो मैन्युफैक्चर को बंद करते हैं और नई टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे काम किया और 3 साल के बाद ये बिजनेस अपनी पटरी पे आ गया और दोबारा से इसका मार्केट शेयर 20% आ गया। तो ऐसा ही इन्होंने किया। नागपुर में जो फर्स्ट हमारी कॉटन इंडस्ट्री थी वो भी जो है एकदम डाउनफॉल में चल रही थी, उनको भी इन्होंने रिकवर करके पटरी पे लाए। मैनेजमेंट का ध्यान गया रतन टाटा जी पे, उनको लगा कि रतन टाटा जी कैपेबल हैं बिजनेस रन करने के लिए, बिजनेस संभालने के लिए। तो 1991 में तो जमशेदजी टाटा के उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। और टाटा ग्रुप एक्सपेंड हो रहा था, तो वो विदेशी कंपनियों को भी एक्वायर कर रहा था।
तो आपने सुना होगा टिटले टी कंपनी जो इंग्लैंड की थी, उसे $12 बिलियन में उन्होंने खरीदा। यूरोप की स्टील जायंट कोरस, उसको भी उन्होंने टाटा ग्रुप में शामिल किया। ऐसे ही उन्होंने जगुआर लैंड रोवर जो लग्जरी कार बनाता था उसको भी एक्वायर किया। तो जो लग्जरी कार बनाता था तो उनका ध्यान ऐसा नहीं कि आम आदमी में नहीं जाता था। तो नवंबर 2003 की बात है, रतन टाटा जी ने एक फैमिली को स्कूटर में जाते हुए देखा। बारिश हो रही थी और वो फैमिली के 4 सदस्य थे, 2 मियाँ बीवी थे और 2 बच्चे थे। तो किसी तरह एडजस्ट होके वो बारिश में जा रहे थे, भीग भी रहे थे। तो उनके माइंड में आया क्यों ना एक ऐसी कार बनाई जाए जो चीप हो और कमज़ोर वर्ग के लोग इसे ले सकें। तो इसी थीम को प्ले किया इन्होंने और बनाया टाटा नैनो, जो 1 लाख के अंदर में आ जाती थी। लेकिन इसकी मार्केटिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाई, जिससे ये पूरा अच्छी तरह एक्सपेंड नहीं हो पाया। लेकिन उनका जो मोटो था वो कमज़ोर वर्ग को कुछ फैसिलिटी देना चाहते थे वो, तो उनका उससे बिजनेस रन करने का उतना मोटो नहीं था, इसलिए ये वाला प्रोजेक्ट उनका उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि टाटा ग्रुप का ध्येय पैसा कमाना नहीं था बिजनेस से, नेशन बिल्डिंग का काम भी था, देश को बनाना भी उसका एक ध्येय था, एक उद्देश्य था। तो इसलिए बहुत सारी जो उसकी कितनी कंपनियां थी जिसमें टाटा नाम नहीं था। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसमें टाटा का नाम नहीं है। जैसे नागपुर की पहली कॉटन मिल जिसे इम्प्रेस मिल भी कहते हैं, ताज होटल जिसमें टाटा का नाम नहीं। तो आज की वीडियो टाटा ग्रुप की केस स्टडी में थी। टाटा ग्रुप की शुरुआत हुई, कैसे ये 202 साल का सफर आज टाटा का बहुत बड़ा जायंट बन चुका है। टाटा सन जो मेन इनका जो है वो रन करता है सारे टाटा ग्रुप को। बहुत सारी कंपनियां इसके अंडर में, नए नए R&D सेंटर बन रहे हैं। तो आज 2024 की बात करें तो टाटा ग्रुप में और भी बहुत सारी कंपनियां जुड़ चुकी हैं। टाटा ग्रुप एक ब्रांड है और विश्वास की एक पहचान है। तो टाटा नाम अगर आता है तो एक विश्वास होता है, आंख बंद करके हम वो चीज़ ले लेते हैं। जैसे अगर मसाले हैं, नमक है, कुछ भी लेते हैं तो हमें विश्वास है कि इसमें मिलावट नहीं होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।